यह क्रिसमस का दिन है। एक दूरस्थ बर्फीले चौकी पर जो और मैट पिछले 5 वर्षों से एक साथ रह रहे हैं। चूंकि क्रिसमस है, आज कोई काम नहीं है, इसलिए मैट सुझाव देता है कि वह और जो शराब पिए। जो ने इन 5 वर्षों में मैट से कभी बात नहीं की। मैट अब बात करना चाहता है। जो पूछता है वह किस बारे में बात करना चाहता है। मैट जानना चाहता है कि जो यहाँ क्यों है, क्योंकि कोई भी यहाँ तब तक नहीं आता जब तक उसने कोई बड़ी गलती न की हो। जो कहता है कि यह एक नौकरी है, जेल नहीं। मैट कहता है कि दोनों एक जैसे ही हैं। जो बात को पलटता है और पूछता है कि मैट के साथ क्या गलत हुआ। मैट बताता है कि वह पहले एक लव गुरु था। वह पुरुषों को महिलाओं को रिझाने की ट्रेनिंग देता था, जबकि बाकी लोग उसे लाइव देखते थे। वे एक जेड आईज नामक इम्प्लांट का इस्तेमाल करते थे, जो यूजर की नजर और आवाज को लाइव स्ट्रीम करता था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मैट एक सदस्य हैरी की मदद कर रहा है, एक महिला को रिझाने में। हैरी एक क्रिसमस पार्टी में जाता है। हैरी बार बार जोर से बोलता है, जिसे मैट मना करता है। मैट उसे बार तक गाइड करता है। वे एक काले बालों वाली लड़की जेनिफर को टारगेट करते हैं। मैट ऑनलाइन उसका प्रोफाइल खोजता है। हैरी समूह के पास जाकर बात करता है। दो लड़कियां उसका परिचय देती हैं। वह जानबूझकर सुनहरी बालों वाली लड़की से बात करता है और जेनिफर को अनदेखा करता है। यह एक रणनीति है, टारगेट को इग्नोर करना ताकि वह खुद दिलचस्पी ले। लेकिन जेनिफर को इससे फर्क नहीं पड़ता, वह खुद में ही रहती है। बहुत सारे पुरुष इस स्ट्रीम को देख रहे हैं। मैट सुझाव देता है कि हैरी अब सीधे जेनिफर से जाकर बात करे और थोड़ा नकारात्मक रुख रखे। हैरी सफलतापूर्वक उसे बातचीत में शामिल कर लेता है। मैट सुझाव देता है कि अब वह उसे किसी शांत जगह ले जाए। वह जो से कहता है कि रिझाने की 90% कला सिर्फ सुनने में है, क्योंकि लोग सुने जाना चाहते हैं। जो घड़ी की ओर देखता है और कहता है कि 5 सालों में उसने इसे आज पहली बार देखा है। हैरी और जेनिफर एक दूसरे से लोगों के प्रति नफरत के साझा भाव पर जुड़ते हैं। वह बताती है कि वह इस कंपनी में 3 साल से काम कर रही है, लेकिन यह उसकी आखिरी क्रिसमस पार्टी है। वह बहुत पहले से यह योजना बना रही थी, बस साहस जुटा रही थी। हैरी उसे प्रोत्साहित करता है कि वह इसे बस कर डाले। वह गलती से उस पर ड्रिंक गिरा देती है और बाथरूम चली जाती है। हैरी जोर से बात करने लगता है, जिससे लगता है कि वह खुद से बात कर रहा है। जेनिफर उसे देखती है और अपने घर चलने को कहती है। मैट चाहता है कि हैरी हाँ कहे। वह उसे चूमती है। अपने घर पर वह ड्रिंक्स लेने जाती है और हैरी मैट से कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। जेनिफर ड्रिंक्स लेकर आती है और हैरी को बिस्तर पर लेटने को कहती है। वह उसे जबरदस्ती ड्रिंक कराती है। वह कहती है कि वह भी दिमाग की आवाजों से बात करती है, जो उसे निर्देश देती है। उसने बहुत पहले दवाइयाँ लेना बंद कर दिया था। वह फिर से दवाइयाँ शुरू करने वाली थी, लेकिन फिर वह हैरी से मिली। उसे लगा कि हैरी भी अपने सिर की आवाजों से बात कर रहा है। वह कहती है कि उसे भी कोई नहीं समझता। जब हैरी ने उसे बस कर डालने के लिए कहा, तो उसने फैसला कर लिया कि वह उसके साथ मर जाएगी। वह जहर मिला हुआ ड्रिंक पीती है और जबरदस्ती हैरी को भी पिलाती है। मैट सबको रिकॉर्डिंग मिटाने और तुरंत वहाँ से निकल जाने को कहता है। वह सबूत मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी क्लेयर उसे देख लेती है। उसे सच्चाई पता चल जाती है और वह उसे ब्लॉक कर देती है। जब कोई किसी को ब्लॉक करता है, तो वे एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते, न ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वे बस एक सफेद परछाई की तरह दिखते हैं। आम तौर पर यह ब्लॉक सिर्फ 1 घंटे के लिए रहता है, लेकिन क्लेयर ने उसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। आप जेड आइज को बाहर भी नहीं निकाल सकते। मैट खुद के लिए और जो के लिए ड्रिंक डालता है। क्लेयर उसे छोड़कर चली गई थी और अपनी बेटी मेल की कस्टडी ले गई थी, जिससे मैट इस जगह पर अकेला रह गया। अब मैट अपनी नौकरी के बारे में बताता है। एक महिला, ग्रेटा, सर्जरी के लिए तैयार हो रही है। वह अपनी चेतना को क्लोन करवा रही है, जिसे कुकी नाम के एक अंडे में स्टोर किया जाएगा, ताकि वह उसका पर्सनल असिस्टेंट बन सके। डॉक्टर आता है और उसे एनेस्थीसिया देता है। उसकी क्लोन चेतना खुद को अपने शरीर से निकलते हुए और उस कुकी में जाते हुए देखती है। मैट आता है। उसका काम है उस कुकी को ट्रेन करना। वह कुकी से बात करता है, उसे बताता है कि वह ग्रेटा की कॉपी है और ग्रेटा ही उसे पैसे दे रही है। वे कुकी को असली क्लाइंट के दिमाग में 1 हफ्ते के लिए इम्प्लांट करते हैं, ताकि वह समझ सके कि उसका मालिक कैसे सोचता है।
कुकी वापस अपने शरीर में जाना चाहती है। मैट उसे एक सिम्युलेटेड शरीर और कंट्रोल रूम देता है जहाँ से वह असली ग्रेटा के घर को कंट्रोल कर सकती है। वह टोस्टर में ब्रेड डालता है और उसे सोचने को कहता है कि उसे ब्रेड कैसी चाहिए। फिर कंसोल पर बटन दबाने को कहता है। वह तापमान, ग्रोसरी, अलार्म सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। वह उसे असली ग्रेटा दिखाता है जो अपने कमरे में सो रही होती है। कुकी घबरा जाती है। मैट उसे टोस्ट दिखाता है, ठीक वैसा ही जैसे उसे पसंद है, लेकिन वह काम करने से इनकार कर देती है। मैट उसके लिए समय को 3 हफ्ते तक आगे बढ़ा देता है। कुछ ही सेकंड में वह उससे फिर से ऐसा न करने की गुहार लगाती है क्योंकि यहाँ कुछ करने को नहीं है। फिर भी वह काम करने को तैयार नहीं होती। मैट उसके लिए 6 महीने बीता देता है। अब वह बुरी तरह टूट चुकी है और उससे कुछ काम देने की भीख मांगती है। अब असली ग्रेटा आती है। कुकी अब पूरी तरह सेट हो चुकी है। वह ग्रेटा के लिए सुबह उठाने से लेकर चाय, टोस्ट और अपॉइंटमेंट्स तक सब कुछ संभालती है। जो को लगता है कि यह गुलामी है। मैट कहता है कि वह असली नहीं है, लेकिन जो तर्क देता है कि उसके दिमाग में वह खुद को असली मानती है। मैट कहता है कि उसके अंदर सहानुभूति है, इसलिए वह अच्छा इंसान है। जो को यह बात नहीं जंचती। वह उसे अच्छा आदमी नहीं मानता। मैट पूछता है क्यों, और जो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। उसकी एक मंगेतर थी, बेथ, जिसका पिता जो को पसंद नहीं करता था। जो और बेथ एक कराओके नाइट में जाते हैं। वे बेथ की ऑफिस की एक जोड़ी के साथ डिनर पर भी जाते हैं। बाहर ट्रैश फेंकते समय जो को एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट मिलता है। वह बेथ से पूछता है और वह बताती है कि वह गर्भवती है। जो खुश होता है, लेकिन बेथ बच्चा नहीं चाहती। वे झगड़ पड़ते हैं। जो गुस्सा हो जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट थी, फिर भी उसने रात भर शराब पी। बेथ उसे ब्लॉक कर देती है। जो गुस्से में घर से निकल जाता है। अगले दिन बेथ जाने की कोशिश करती है और अभी भी जो को ब्लॉक किया होता है। जो घर पर ही रहता है, लेकिन ब्लॉक के कारण न तो मैसेज कर सकता है न कॉल। एक हफ्ता बीत जाता है और जो बेथ का पीछा करना शुरू कर देता है। वह टिम और गीता से बात करता है, जिनके साथ वे डिनर पर गए थे। वे बताते हैं कि बेथ ने ऑफिस से रिजाइन कर दिया है और अब किसी को नहीं पता वह कहाँ है। ब्लॉक सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं, उनकी तस्वीरों को भी ब्लॉक कर देता है, तो जो उनके बारे में ठीक से शोक भी नहीं मना पाता। एक दिन जब जो शहर से बाहर होता है, वह उसे देखता है। वह अब भी गर्भवती है। उसने बच्ची को जन्म दिया। जो उसके पास दौड़ता है और उससे ब्लॉक हटाने की गुहार लगाता है। वह उसे परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार करवा देती है। उस पर रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लग जाता है और एक लीगल ब्लॉक भी। अब वह 10 मीटर के दायरे में भी नहीं जा सकता। जो उसके पिता को पत्र लिखता है, उनसे विनती करता है कि वह बेटी से ब्लॉक हटवाएं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह बार बार लिखता है, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। क्रिसमस ईव पर वह उसके पिता के घर के बाहर जाता है, वहीं जहां वह हर साल क्रिसमस बिताती है। जो वहां इंतजार करता है। उसके पिता बेथ और बच्ची के साथ वहां पहुंचते हैं, लेकिन जो बच्चे का चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि लीगल ब्लॉक उसकी संतान पर भी लागू होता है। वह यह तक नहीं जान पाता कि वह लड़का है या लड़की। मगर कुछ देखना बिल्कुल कुछ न देखने से बेहतर था, इसलिए वह हर साल वहां आता रहा। वह संपर्क करना चाहता था, इसलिए एक क्रिसमस पर उसने बच्ची के लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़ दिया। पहली बार वह देख पाता है कि वह लड़की है। कुछ महीनों बाद वह अपने घर में टीवी देख रहा होता है। न्यूज चैनल पर खबर आती है, एक ट्रेन दुर्घटना में 26 लोग मारे गए, जिनमें बेथ भी शामिल थी। इसका मतलब यह था कि उसके मरने के साथ ही ब्लॉक भी समाप्त हो गया और अब जो अपनी बेटी से संपर्क कर सकता है। वह अपनी बेटी के लिए एक स्नो ग्लोब खरीदता है। वह बेथ के पिता के घर जाता है और देखता है कि उसकी बेटी एक स्नोमैन बना रही है। यही खुलासा होता है कि बच्ची एशियन एथनिसिटी की है, जबकि बेथ और जो दोनों श्वेत अमेरिकी थे। इसका मतलब बेथ का अपने सहकर्मी टिम से अफेयर था। बेथ का पिता जो को बताता है कि बेथ अब नहीं रही और अब उसके लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा। जो कहता है कि वह अपनी बेटी से मिलना चाहता है। वह गुस्से में आकर स्नो ग्लोब से बेथ के पिता पर हमला करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वह उसी घड़ी को याद करता है जो केबिन में लगी थी। इसके बाद वह वहाँ
वहाँ से चला जाता है, जो सड़कों पर पीता है और वहीं सो जाता है। पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। वह कुछ नहीं कहता। बच्ची थोड़ी देर तक घर में रहती है, लेकिन जब कोई नहीं आता तो वह अपने दादा के लिए तोहफा छोड़कर मदद लेने बाहर निकलती है, लेकिन घर से ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाती और सर्दी में उसकी मौत हो जाती है। फिर यह खुलासा होता है कि मैट एक वर्चुअल दुनिया में था, जहां उसे जो से कबूलनामा निकलवाना था, जो गायब हो जाता है। असली दुनिया में पुलिस मैट से कहती है कि उन्हें पूरा कबूलनामा मिल चुका है। एक पुलिस अफसर जो के पास जाता है और बताता है कि उसके दिमाग से निकाले गए कुकी ने सब कुछ कबूल कर लिया है। मैट अब आजाद है, क्योंकि सौदे के अनुसार उसे कबूलनामा निकलवाना था, लेकिन उसे अपराधियों की रजिस्टर में रखा जाएगा, जिसका मतलब है वह हमेशा के लिए हर किसी द्वारा ब्लॉक रहेगा। जब वह बाहर निकलता है तो उसे सिर्फ सफेद परछाइयाँ दिखती हैं और बाकी लोग उसे लाल परछाई के रूप में देखते हैं, जो उसकी अपराधी स्थिति को दर्शाता है। पुलिस कुकी जो पर टाइम सेटिंग बदल देती है। अब हर मिनट में वह 1000 साल का समय महसूस करेगा। यही उसकी असली सजा है। कुकी जो वर्चुअल दुनिया में चीजें तोड़ने लगता है। वह रेडियो तोड़ता है, लेकिन एक और रेडियो और तेज आवाज में आ जाता है। एपिसोड खत्म होता है। कुकी जो अपने कानों को ढक लेता है, जबकि आई विश इट कुड बी क्रिसमस एवरी डे बार बार बजता रहता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।